नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक राष्ट्रहित का डिजिटल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त शास्त्री की। पेश है आज कुछ खास खबरें देश और प्रदेश की। देश में महिला आरक्षण के नाम पर राजनीति उछाल पर है। तमाम सोशल मीडिया चैनलों पर विपक्ष लगातार केंद्र पर निशाना साधता दिखाई देता है। केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि देश की तमाम पार्टियों के नेता भी इसे सत्ता पक्ष पर चुनाव जीतने का हथकंडा बता रहे हैं। उधर बंगाल में चुनाव को लेकर जिस तरह चुनाव आयोग की तैयारियों को दिखाया जा रहा है, इसे लेकर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में आयोग की सख्ती पर कहा जा रहा है कि इससे पहले कभी इस तरह की चुनावी सख्ती देखने को नहीं मिली। बता दें 23 अप्रैल को यहां पहले चरण के मतदान होना है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में दोपहिया वाहनों को पूरी तरह बैन कर दिया है। यही नहीं, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान के लिए बाइक रैलियों पर भी रोक लगा दी है। साथ ही रात के समय भी आवाजाही पर लिमिट लगा दी गई है। इसके साथ ही वाहन पर डबल बैठने पर भी रोक लगाई गई है। महिला आरक्षण को ढाल बनाकर घड़ियाली आंसू बहाने की नाकाम कोशिश नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। एक तस्वीर देखिए आप और इस तस्वीर की कहानी समझिए। नरेंद्र मोदी जी एक भर के डोलची में, आम का मौसम है, बढ़िया रसीले आम लेकर खड़े हुए हैं। 543 आम हैं मोदी जी के पास। एक महिला आती है उनके पास और कहती है मोदी जी कुछ आम दे दीजिए। मोदी जी क्या कह रहे हैं? मैं तो आपको आम देना चाहता था, लेकिन जब नई डोलची आएगी तब आपको आम मिलेगा। इस डोलची में से आपको आम नहीं मिलेगा क्योंकि ऑपोजिशन ने मना कर दिया है। पूरी भरी डोलची है 543 की, उससे आम महिलाओं को नहीं देंगे। जब नई डोलची आएगी, जब 9 मन तेल होगा, तब आपको आम मिलेगा। यह असलियत है नरेंद्र मोदी जी की। झुंझुना पकड़ाने की कोशिश है महिलाओं की। आपको ये भी पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा टिकट चाहे लोकसभा में हो, विधानसभा में हो, बिहार से महिलाओं को हम लोगों ने टिकट दिया। किस पे बात करनी चाहिए? और ये लोग किसको मानने वाले लोग हैं? भाजपा के लोग मनुस्मृति को मानते हैं। आरएसएस के लोग अपना पैर धुलवाते हैं महिलाओं से। अब मनुस्मृति में क्या जगह है महिलाओं के लिए, आप सब लोगों को पता है। भाई, महिला आरक्षण को लेकर के कोई भी विरोध नहीं है। वो तो सर्वसम्मति से 3 साल पहले ही पारित हो गया। ये तो डिलिमिटेशन यानी संख्या बढ़ाने की बात की जा रही थी सीटों की, और ये सीट वो अपने हिसाब से काटते। जहां विपक्ष मजबूत है उनके सीटों को 4 बार काटते। तो हम लोगों को समझ में है ना भाई, महिला का विरोध कौन करेगा? हम तो कहते हैं कि महिलाओं को 50% कर दीजिए, लेकिन उसमें से भी ओबीसी महिलाओं को जगह तो दीजिए, आरक्षण में आरक्षण दीजिए। उधर मध्य प्रदेश में भी बिल पर इसी प्रकार का तकरार देखने को मिल रहा है। अब जबकि मध्य प्रदेश सरकार 27 अप्रैल 2026 को महिला आरक्षण के नाम पर विशेष विधानसभा सत्र बुलाने जा रही है, इसे लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने राज्य सरकार पर विशेष सत्र बुलाए जाने की आलोचना की है। जीतू ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि डबल इंजन की सरकार यदि सच में 543 सीटों पर महिला आरक्षण देने का संकल्प लाती है तो कांग्रेस आज भी उसका समर्थन करने को तैयार है। जीतू पटवारी ने कहा है कि लोकसभा में भी यदि 543 सीटों पर आरक्षण देने के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए तो कांग्रेस पूरी ताकत के साथ उनके साथ खड़ी है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने 2023 में सर्वसम्मति से महिला आरक्षण बिल जो पास हुआ था, और नरेंद्र मोदी ने देश के सामने बयान दिया था कि ये बिल महिलाओं की आधी आबादी के लिए मील का पत्थर, देश के आने वाले लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आदरणीय राहुल जी ने उसका स्वागत किया। उससे पहले खड़गे जी ने, राहुल जी ने लगातार महिला आरक्षण को लेकर 33% कई बार पत्र लिखे। कई बार कांग्रेस पार्टी की नीतिगत निर्णय के साथ सोनिया जी ने आज से 23 साल पहले उसको लेकर
देश की संसद में पहल की, वो बिल लेके आए थे, कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को 3 दिन चर्चा हुई, पूरा देश देखता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बिल को पास नहीं करा पाई। क्यों नहीं पास करा पाई? जब 2023 के अंदर जब नारी वंदन करके जो आप अमेंडमेंट लाए थे महिलाओं के लिए, उसमें स्पष्ट था कि जनगणना और परिसीमन के बाद महिला आरक्षण लागू होगा। कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया, कांग्रेस ने हमेशा महिला आरक्षण को लेके साथ दिया और इसी कारण 2023 में बहुमत के साथ पास हुआ था। आज भी कांग्रेस का स्पष्ट मत है, राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सबका स्पष्ट मत है, हमारे सांसद, हमारे विधायकों का मत है कि आरक्षण बिल में से आपने परिसीमन को लेके, जनगणना को लेके क्यों बिंदु हटाए? क्या बीजेपी चाहती थी कि सिर्फ महिला आरक्षण के नाम पर पीछे हम कैसे सरकार में आए, सत्ता में आए, महिलाओं को कैसे सीढ़ी बनाए, ये साजिश थी। इस कारण जल्दबाजी के अंदर इस बिल को लाने का प्रयास किया गया। 543 सीटें हैं, 845 की दूर की बात है। आज 543 में क्या सरकार वापस से अधिवेशन बुलाए लोकसभा का, वापस से आज सत्र बुलाए, और क्यों नहीं 543 पे 33% आरक्षण देना चाहती? मध्य प्रदेश में किसान से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी को लेकर तकरार बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में इस द्वंद्व का फायदा बिचौलिए भी उठा रहे हैं और किसानों को इसका बराबर नुकसान दिखाई दे रहा है। वहीं भ्रष्टाचारियों और कालाबाजारियों के चलते भी प्रदेश को बड़ा राजस्व नुकसान बताया जा रहा है। ऐसे ही एक मामले में सामने आया है कि जिसमें रतलाम जिले के सिनोद स्थित सरकारी गेहूँ खरीद केंद्र पर किसानों के साथ खुली लूट का बड़ा खेल उजागर किया गया है। एक प्रमुख अखबार की खबर को टैग करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि खरीदी कम, शर्तें ज्यादा। कहीं देर से शुरू हुई प्रक्रिया, कहीं स्लॉट की समस्या, तो कहीं तौल में गड़बड़ी। इन सब के बीच किसान अपनी मेहनत की फसल को सस्ते में बेचने को मजबूर है। यह सिर्फ अव्यवस्था नहीं बल्कि किसानों के साथ अन्याय है। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के विधायक के बेटे की थार गाड़ी से एक्सीडेंट पर अब सियासी संग्राम तेजी से गर्म होता जा रहा है। इससे पहले विधायक के वीडियो को लेकर मचे घमासान में अब नया तड़का लग गया है, जब मामले पर अब आईपीएस एसोसिएशन ने एक लेटर जारी करते हुए न सिर्फ विधायक के बयान की निंदा की है, बल्कि आने वाले समय में आईपीएस की एकजुटता का परिचय देकर प्रशासन पर दबाव बनाने का काम किया है। साथ ही आगामी दुष्परिणामों से बचने के लिए इस पत्र में शासन प्रशासन से तुरंत कार्रवाई किए जाने का आग्रह भी किया गया है। लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी सीएम हेल्पलाइन में ग्रेडिंग सिस्टम में ऊर्जा विभाग को अव्वल बताया गया है। ऐसे में विभाग में जहां खुशी का माहौल है, वहीं विभागीय मंत्री ने तुरंत अधिकारियों और कर्मचारियों की पीठ थपथपाते हुए एक बयान जारी किया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि शिकायतों के निराकरण में ऊर्जा विभाग नंबर 1 है। दूसरे नंबर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है। उन्होंने कहा कि इस ग्रेडिंग से सिद्ध होता है कि ऊर्जा विभाग की आमजनों के बीच लगातार संवेदनशील छवि बनी हुई है। नेपाल में बालेन शाह के नेतृत्व वाली सरकार के कमाल संभालने के बाद से ही भारत और नेपाल दोनों देशों के लोग परेशान हो गए हैं। बालेन शाह की सरकार ने एक नियम सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत नेपाल के लोगों को भारत से खरीदे जाने वाले 100 नेपाली रुपए यानी 63 भारतीय रुपए से अधिक के सामान पर 80% तक कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी। हालांकि यह नियम कोई नया नहीं, लेकिन बालेन शाह के सरकार में आने के बाद से इसे काफ़ी सख्ती से लागू किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब यह नियम नेपाली लोगों के लिए गले की फांस बन गया है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि इस नियम की वजह से धारचूला से लेकर दार्जिलिंग तक के सीमावर्ती बाजारों में नेपाली लोगों की आवाजाही कम हो गई है। सिर्फ नेपाल के लोगों को नहीं, बल्कि भारतीय व्यापारियों को भी इस नियम की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है।